फालसीपेरम का लाइफ साइकिल आपको बताया था कि उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये देखें, किसी भी मॉस्कीटो ने काटा है तो स्पोरोजाइट्स उसने ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो स्पोरोजाइट्स लीवर में जाके जो है वो आगे अल्टीमेटली इन्फेक्शन करेंगे रेड ब्लड सेल्स को, तो मीरोसाइट्स में कन्वर्ट हो गए। तो फिर मीरोसाइट्स आगे फर्दर जो है वो उसके अंदर जो है अक्सर क्या होता है कि एक रिंग डेवलप होती है। वो रिंग फिर बड़ी होकर ट्रोफोजाइट्स से मतलब में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर ट्रोफोजाइट से एनलार्ज होकर शिजोन्स बना देते हैं। शिजोन्स होते हैं वो जब टूटते हैं तो फिर अगेन मीरोजाइट्स बेशुमार बनते हैं, जो कि मजीद आरबीसीज की इन्फेक्शन करते हैं। और अक्सर क्या होता है कि ये मीरोजाइट्स जो होते हैं वो गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप ये गैमेटोसाइट्स देख रहे हैं, तो वो गैमेटोसाइट्स फिर जब ब्लड के अंदर वो फ्रीली मूव करते रहेंगे, जब कोई नई मॉस्कीटो आके काटेगी तो वो गैमेटोसाइट्स उसके जरिए से क्या होगा, उसके ब्लड मील के साथ उसके अंदर चले जाएंगे। फिर वहां पे जाके वो गैमेटोसाइट से जाइगोट बनता है, फिर ऊकाइनेट बनता है, फिर सिस्टर से आगे फर्दर फिर क्या होता है, अगेन उसके अंदर स्पोरोसाइट्स वगैरह जो है वो बन चुके होते हैं। तो फिर जब वो मॉस्कीटो काटती है कोई दूसरी यानी मॉस्कीटो जो है मतलब वही वाली जो है जाके किसी दूसरे पर्सन को काटेगी, तो उससे क्या होगा, वो स्पोरोसाइट्स को आगे ट्रांसफर कर देगी। तो इस तरह से ये जनरलाइज एक लाइफ साइकिल बता रहा था। इसकी डिटेल मैंने आपको तब बता रहा था कि कैसे है क्या है। अब मैं आपको सिंपली मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है ये सेकंड इसकी वायरुलेंट स्पीशीज है जो मलेरिया का बायस बनती है। तो ये मलेरिया करती है, जिसमें पेरोक्सिज्म्स अगर हम देखें तो दे रैकर एवरी 48 आवर्स। तो हर 48 घंटे के बाद इसका जो है वो पेरोक्सिज्म होता है। यानी इसका जो वो एक सेवेरिटी लेवल है वो 48 घंटे के बाद दोबारा आएगा। यानी बंदे को लगेगा कि वो ठीक हो गया है, 48 घंटे के बाद दोबारा अलामात जो है ना वो रीअपियर हो जाती हैं। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है इसकी सेकंड स्पीशीज है जो मलेरिया का बायस बनती है वो करती है। तो ये स्पीशीज जो होती है टक्कर्स इन टेम्परेट रीजन्स। तो ये ठंडे इलाके जो होते हैं वहां पे ये पाई जाती है एंड हैज बीन नियरली इरेडिकेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऐसी स्पीशीज है जिसको अब आपको पता है कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुकम्मल तौर पे मारा जा चुका है या खत्म किया जा चुका है इस प्लाज्मोडियम की स्पीशीज को मुख्तलिफ जो है वो ड्रग्स लेके या करके। तीसरा इसमें प्लाज्मोडियम ओवेल है। और ये रेयरेस्ट है, जिसमें फॉर ह्यूमन मलेरिया स्पीशीज में अगर हम देखें तो उनमें से रेयरेस्ट जो स्पीशीज है वो प्लाज्मोडियम ओवेल है। ये सिर्फ ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन रखती है, यानी गर्म इलाकों में ये पाई जाती है और बहुत रेयर है, मतलब कामी इन्फेक्शन करती है ये। तो प्लाज्मोडियम मलेरी जो है ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रखती है। ये तकरीबन पूरी दुनिया में फैली हुई है स्पीशीज। और इसका जो मलेरिया होता है उसके प्रोक्सीजम्स अगर हम देखें तो यानी इसमें बीमारी की दोबारा जो अलामात जाहिर होती हैं, दैट रैकर एवरी 72 आवर्स। तो हर 72 घंटे के बाद यानी तकरीबन 3 दिन के बाद दोबारा से मलेरिया की सिम्टम्स बंदे में अपीयर हो जाती हैं। तो इसकी ये अलामतें हैं। देखिए ना, अब हर एक स्पीशीज की पहचान आप कैसे करेंगे? अलामतों से कि किस स्पीशीज ने काटा है या किस स्पीशीज जो है उसकी इन्फेक्शन हुई हुई है अंदर जाके प्लाज्मोडियम स्पीशीज की। अब यहाँ पे ये आप एक टेबल स्टूडेंट्स देख रहे हैं ह्यूमन मलेरिया का। अगर आप देखें इसमें प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम है, वाइवैक्स है, मलेरिया और ओवेल। इनका कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखाया गया है। और पांचवी स्पीशीज जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स देखी गई थी वो प्लाज्मोडियम नोलिजाई है। ठीक है, ये प्लाज्म पी नोलिजाई जिसको लिखा हुआ है। तो ये पांच स्पीशीज ऐसी हैं जो ज्यादा इंसानों के अंदर मलेरिया का बायस बनती हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ओवर 170 स्पीशीज जो है साइंटिस्ट ने देखी है प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम फैलसीपैरम जो है ये देखें इसकी इसका में ट्रोफोजाइट है, शिजोंट है, गैमेटोसाइट, हर एक ये स्टेजेस दिखाई गई हैं आपको कि कैसे वो नजर आ रही होती हैं और किस तरह की अपीयर हो रही होती हैं इन्फेक्शन के बाद, या उसकी रिंग किस तरह की है क्या है हर एक का। और इसमें आगे इनकी डिटेल बताई गई है कि पैरासाइटाइज जो रेड ब्लड सेल्स को ये करती हैं और एनलार्ज नहीं होते। ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये मेच्योर ट्रोफोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डीप वेसल्स में चले जाते हैं। फिर वहां पे टोटल पैरासाइट का बायोमास जो होता है वो सर्कुलेटिंग पैरासाइट्स प्लस सिक्वेस्टर्ड पैरासाइट्स यानी कि जो उसमें से कलेक्ट कर लिए गए हैं उनके बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी में प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में, तो पैरासाइट्स होते हैं दे प्रेफर यंग रेड ब्लड सेल्स। तो इस तरह से ट्रोफोसाइट्स होते हैं वो अमीबाइड इनके होते हैं, यानी कि वो उनकी कोई खास शेप नहीं होती। और सारी स्टेजेस जो होती हैं इसकी वो पेरिफेरल ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो पेरिफेरल ब्लड है, पेरिफेरल मींस यानी लेग्स में या बाजुओं में जो ब्लड होगा वहां पे पाई जाती हैं। इसके बाद प्लाज्मोडियम मलेरी है। तो ये पैरासाइट्स होता है, ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को प्रेफर करता है। और जबकि ऊपर वाले को देखें आप, वो यंग को कर रहा था प्रेफर। और इसके ट्रोफोसाइट्स होते हैं दे टेंड टू हैव अ बैंड शेप। और इनकी जो शेप होती है वो पेरिफेरल ब्लड के अंदर आप देख सकते हैं, सारी स्टेजेस इसकी भी वहां पे पाई जाती हैं। और पेरिफेरल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं दे आर स्लाइटली एनलार्ज्ड एंड हैव एन ओवल शेप।
ठीक है ना, इस केस में प्लाज्मोडियम ओवेल के केस में, इसलिए इसको ओवेल कहा जाता है। ओवल शेप क्योंकि उनकी होती है थोड़ी सी, विद टफ्टेड एंड्स, उनके एंड टफ्ट हो जाते हैं, यानी कि फूले हुए होते हैं और गुच्छे की तरह के, और सारी स्टेजेस की पेरिफेरल ब्लड के अंदर पाई जाती हैं ओवेल की भी। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स, तो वो प्लाज्मोडियम नोलिजाई है। तो प्लाज्मोडियम नोलिजाई जो है, इसमें भी पेरिफेरल रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एनलार्ज नहीं करते हैं, इसकी पहचान ये। और ट्रोफोजाइट्स जो होते हैं वो पिगमेंटेड होते हैं, और साइटोप्लाज्म के अंदर वो देखें स्प्रेड किए होते हैं, जैसे आप नीचे देख रहे हैं। और प्लाज्मोडियम मलेरी की तरह ही ये होते हैं, जिसमें बैंड्स बन जाते हैं और बहुत सारी इन्वेजन्स हो जाती हैं, और पैरासाइट्स जो होते हैं वो देखे जा सकते हैं। और सारी स्टेजेस इसकी भी पेरिफेरल ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। तो ये रिसेंटली जो देखा गया था स्टूडेंट स्पीशीज इसकी प्लाज्मोडियम की, वो प्लाज्मोडियम नोलिजाई है, विच नॉर्मली इन्फेक्ट्स लॉन्ग टेल्ड एंड पिग टेल्ड मैकैक मंकीज। यानी मकैका मुलेटा जिसको साइंटिफिकली कहते हैं ना ये रीसस मंकी जो है, तो उनकी जो उस स्पीशीज है ना, उनको ये इन्फेक्शन करते हैं, यानी मलेरिया का। तो ये ही ख्याल किया गया कि ये बंदरों से ही इंसानों में ये वाली जो स्पीशीज है ना ट्रांसफर हुई है प्लाज्मोडियम की। तो इनको यानी कि ना इसका सबब बताया जाता है कि ये बंदरों से इंसानों में ट्रांसफर हुआ है मलेरिया की ये स्पीशीज, यानी साउथ ईस्ट एशिया के केस में, जैसे अब बोर्नियो है, थाईलैंड, सिंगापुर है, या दूसरे फिलिपाइन के एरियाज है, वहां पे प्लाज्मोडियम नोलिजाई को ऑब्जर्व किया गया है, जो कि मलेरिया का बायस बनती है स्पीशीज। ओवर 100 मिलियन ह्यूमंस आर एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट द डिजीज। तो देखें 100 मिलियन लोग जो है इस बीमारी को कम से कम उनको हर साल जो है ना वो होती है। तो मलेरिया का इम्पैक्ट अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 2018 में एस्टिमेशन लगाई गई थी कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,50,5,000 के करीब तकरीबन लोगों को इन्फेक्शन मलेरिया की वजह से हुई 2018 में, और बहुत सारे बच्चे जो है वो मर गए अफ्रीका के अंदर। इसी तरह से पिछले अगर हम 10 सालों को देखें तो बहुत सारे पार्टनर जो हैं या रिसोर्सेज जो हैं मलेरिया की कंट्रोल के लिए मुख्तलिफ दुनिया के कंट्रीज में बनाए गए। और इस तरह से मलेरिया के ऊपर कंट्रोल जितना किया जा रहा है उसके ऊपर बेशुमार देखें ना, इंसानों की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो रही है इन दी फॉर्म ऑफ रुपीज, या आप कह लें कि इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं बेशुमार। तो इसमें स्केल अप इंटरवेंशंस जो ही हैं उसकी वजह से क्या हुआ है कि मलेरिया को अगर कट किया गया है तो इसमें मोर्टेलिटी रेट 25% कम हो गया है फ्रॉम 2010 टू 16। यानी 10 से लेके 16 तक का जो दौरानिया उसमें 10-25% जो शरह मवात है वो कम हो गई हुई है। तो इससे क्या हुआ है कि हो सकता है कि फ्यूचर में मलेरिया को मुकम्मल तौर पर दुनिया से वाइप आउट किया जा सकेगा। तो इसी तरह से सीडीसी जो है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने क्या किया है, टेक्निकल एक्सपर्टीज अपने प्रोवाइड किए हैं, और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वहां पे उन्होंने अपने वो एक्सपर्टीज भेजे हुए हैं, ताकि वो वहाँ के लोगों से मिलजुल के जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल पा सकें, जहाँ पे मलेरिया का बहुत ज्यादा जो है वो इम्पैक्ट है। और आगे अगर हम देखें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो मलेरिया जो है ये सब्सटेंशियल कॉस्ट जो है ना, यानी कि बहुत इसकी वजह से कॉस्ट लोगों को उठानी पड़ती है इन दी फॉर्म ऑफ लाइव्स या इन दी फॉर्म ऑफ रुपीज, जिसमें इंडिविजुअल या गवर्नमेंट्स जो हैं ये दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो गवर्नमेंट्स को जो कॉस्ट आती है इसकी वजह से वो क्या है कि उन्होंने मेंटेनेंस के लिए सप्लाई करनी है या स्टाफिंग करनी है। देखें अब डॉक्टर्स को हायर करना पड़ता है, इसके अलावा ड्रग्स इसके लिए चाहिए, इसके लिए सप्लाईज चाहिए, और इतना सारा पैसा चाहिए सिर्फ मलेरिया पे कंट्रोल के लिए। तो ये मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी तो एक बहुत बड़ा यानी कि इफेक्ट डालता है ना। तो इस तरह से इकोनॉमिक इसकी इंपॉर्टेंस में अगर हम देखें तो ये बहुत सारा जो है इकोनॉमिक लॉसेस का बायस बनता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि मलेरिया की वजह से जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं। इसी तरह से इंसेक्टिसाइड स्प्रे जो हैं या इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स नेट्स जो हैं, या लॉस्ट डेज ऑफ वर्क है। देखें अब कोई बंदा अगर बीमार हो जाता है तो उसको नेट्स चाहिए होंगे ना, कि वो मच्छर ना दोबारा उसे काटें, मच्छरदानियां जैसे होती हैं। इसी तरह से वो बंदा जब बेड रेस्ट पे चले जाता है तो उससे क्या होगा, इनकम नहीं आ पाएगी। तो इससे क्या होगा कि पूरी की पूरी फैमिली जो है वो नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर टूरिज्म है, मतलब किसी इलाके में अगर मलेरिया के मच्छर हैं तो वहां पे लोग नहीं जाएंगे, तो टूरिज्म के ऊपर भी बेशुमार जो है इसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, कि जो है वो अफेक्ट होती है। इसी तरह से अगर डायरेक्ट कॉस्ट देखें इसकी, तो अब एक सपोज अगर बंदा बीमार हो गया हुआ है तो वो बीमारी की उसकी ट्रीटमेंट उसे चाहिए, या अपने आप को डेथ से बचाने के लिए क्या होता है कि कम से कम देखें US डॉलर जो है 12 बिलियन पर ईयर जो है इसी के ऊपर खर्च हो जाते हैं मलेरिया पे काबू पाने के लिए। तो ये जो कॉस्ट होती है कि बंदा सेहतमंद दोबारा हो जाए जो बीमार हुआ हुआ है, तो वो क्या होती है, वो इससे भी ज्यादा हो सकती है अगर मतलब इसकी मलेरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाए या मलेरिया ज्यादा फैल चुका हुआ हो। तो यानी कि मलेरिया की वजह से सब्सटेंशियल इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो बहुत बेशुमार लोगों को उठाने पड़ते हैं। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट जो हमारा पैरासाइट ऑफ इंटरेस्ट है वो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इसको आपने थ्योरी में भी पढ़ा था, कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता था?
याद है आपको? ये आपने अभी पढ़ा था रिसेंटली, मिड टर्म के सिलेबस में आपने इसका पढ़ा था। इंटेस्टाइन्स के हवाले से इसका कोई चक्कर था, एक ये बीमारी करता था। सर डाइसेंट्री कॉज करता है ये। वेरी गुड। ये अमीबिक डाइसेंट्री का बायस बनता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है, अमीबियासिस भी इसको कह दिया जाता है। तो इसकी टेक्सोनोमिक अगर क्लासिफिकेशन देखें तो किंगडम इसकी प्रोटिस्टा है, सब किंगडम प्रोटोजोआ है, फाइलम इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा है, सब फाइलम सार्कोडीना है, क्लास लोबोजिया है, ऑर्डर इसका अमीबिडा है, फैमिली एंडामीबिडी है, जीनस एंटामीबा और स्पीशीज हिस्टोलिटिका है इसकी। हिस्टोलॉजी से हिस्टोलिटिका है ना, हिस्टो हिस्टो आपको पता है टिश्यूज को कहते हैं, टिश्यूज की स्टडी को। तो लिटिका मीन तोड़ने वाला, ब्रेक करने वाला उनको। तो अब ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका का अगर आप एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टूडेंट्स देखें तो ये इसमें वैक्यूल्स, एक्टोप्लाज्म, इसका एंडोप्लाज्म और न्यूक्लियस वगैरह आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें। और ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका में अगर आप देखें तो इसमें सेंट्रल कैरियोसोम है ये, और पेरिफेरल क्रोमेटिन आप उसका देख सकते हैं, इंजेस्टेड आरबीसीज हैं, और ये सूडोपोडिया इसके हैं, साइटोप्लाज्म वगैरह। तो ये देखें इसका एक्सटर्नल अपीयरेंस वेरी करता है। और साइज इसका देखें तो 8 से 65 माइक्रोमीटर है। एवरेज साइज देखें तो 12 से 25 माइक्रोमीटर इनका साइज हो सकता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो मेडिकल इंपॉर्टेंस में अगर हम स्टूडेंट्स देखें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका आपको पता है कि ये टिश्यू डिस्ट्रक्शन का बायस बनता है, विच लीड्स टू क्लिनिकल डिजीज। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, इट इंड्यूस टिश्यू डैमेज बाय थ्री मेन इवेंट्स। तो इसमें एक देखें तो ये तो टिश्यू किस तरह से डैमेज कर सकता है। एक तो ये डायरेक्ट होस्ट सेल्स की डेथ का बायस बनता है, यानी जितने भी होस्ट के सेल्स हैं उनको मतलब डेड कर देगा ये। तो इस तरह से एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है वो अपना एक रोल प्ले करता है कि इंसानों को अंदर ये डिजीज काजिंग करता है। दूसरा, ये इन्फ्लेमेशन कर देगा कि वहां पर जगह की सोजिश हो जाएगी। तीसरा क्या करेगा, ये मुख्तलिफ और एरियाज को भी इन्वेजन करेगा। यानी ये ऐसा एक पैरासाइट है जो कि हम कह सकते हैं कि एनारोबिक पैरासाइट है। इसलिए ये ऐसे एरियाज में भी रह सकता है, इंटेस्टाइनल एरियाज में, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी बेशुमार अगर हो भी तो इसको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। और इंसानों को ये इन्फेक्शन का बायस बनता है, और इसी बीमारी को हम अमीबियासिस भी कह देते हैं। और तकरीबन ये 50 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में इन्फेक्शन का बायस बनता है हर साल। इतना ज्यादा यानी इन्फेक्शन इसकी वजह से होती है, लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको क्यों डायसेंट्री हुई हुई है। वो कुछ और ही रीजन समझ रहे होते हैं, हालांकि वो एंटामीबा की वजह से होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर को वो ड्रिंक कर लेते हैं या कंटेमिनेटेड कोई फूड ले लेते हैं जिसमें एंटामीबा होता है। तो इस तरह से वो इनके अंदर चले जाता है और फिर वो डायसेंट्री करता है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो होता है, दे में मॉड्यूलेट द वायरुलेंस ऑफ सर्टन ह्यूमन वायरसेस। तो ये वायरसेस को भी वन अपने अंदर रखता है और होस्ट होता है कुछ वायरसेस का। जैसे अब अगर देखें एड्स जो है, तो ये इसका जो डैमेज अगर हम देखें तो वो ये इसकी पैथोजेनिसिटी एंटामीबा हिस्टोलिटिका की वजह से भी होती है, क्योंकि ये इसके अंदर एड्स का वायरस रिजाइड कर सकता है। इसी तरह से सेल्स जो होते हैं जिनमें एचआईवी की इन्फेक्शन हुई होती है, तो इनको एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। तो इन्फेक्टिव एचआईवी जो होता है, इट रिमेन्स वायबल विद इन द अमीबा। तो अब देखें कि वो सेल्स जिनके अंदर एचआईवी थे, यानी जिन सेल्स को इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ था, उसको एंटामीबा ने कंज्यूम किया हुआ है। तो इस तरह से वो फिर एंटामीबा किसी और में जाएगा, तो वो एचआईवी वायरस को भी तो लेके जाएगा ना आगे। तो इस तरह से ये एक लेकिन इसमें कोई खास प्रूफ नहीं है कि दोबारा भी अमीबा की वजह से कोई इंसानों में इन्फेक्शन हुई हो, कि एंटामीबा या अमीबा किया इंसान के अंदर तो उससे दोबारा से एचआईवी वायरस किसी को लग गया हो। लेकिन साइंटिस्ट का ख्याल है कि ऐसे ये ट्रांसमिट भी करता है, वायरल डिजीजेस का भी आगे स्प्रेड करता है ये उनको। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है, इट इज एन इन्वेजिव पैथोजेनिक प्रोटोजोन काजिंग अमीबियासिस। तो इसको मैंने आपको बताया ना, अमीबियासिस भी कह दिया जाता है अमीबिक डाइसेंट्री को। तो हिस्टोलिटी का इसके साथ अभी जोड़ा हुआ था, क्योंकि ये क्या करता है कि ऑर्गेनिक टिश्यूज को तोड़ फोड़ देता है, उनकी डिसोल्यूशन कर देता है। अल्सर का बायस ये बनता है ना। तो इस तरह से फिर ये जो है अल्सरेशन इंसानों के अंदर कर देता है। अमीबियासिस में अगर आप देखें तो ये एक डायसेंट्री करता है इंसानों के अंदर, और दूसरे स्टेप पे अगर आप देखें तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है और अल्सर बन जाते हैं लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर। यानी इसके जो अगर हम देखें एक्टिव स्टेजेस जिनको हम ट्रोफोजाइट्स कह देते हैं, तो वो होस्ट के अंदर ही पाई जाती हैं। जब ये मतलब जो है फीसिस को वो अपने निकाल रहे होते हैं, तो उसके साथ इसके सिस्ट भी जो है ना, ये वाटर के अंदर मतलब वो शेड कर देते हैं। मतलब जिस होस्ट को इसने इन्फेक्ट किया हुआ था, वो जब फीसिस को एक्सक्रीट करेगा ना वो, तो उसके फीसिस के साथ ये बाहर चले जाएंगे, और पानी में अगर वो फीसिस मिल जाए, जिस पानी को कोई पी रहा है, तो उसके जरिए से वो सिस्ट क्या होंगे, वो नए होस्ट के अंदर भी जा सकते हैं, जमीन के जरिए से या खुराक के जरिए से जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो होता है, अगर कोई भी पर्सन उन उस पानी को या उस खुराक को जिसके अंदर इसके जो है वो सिस्ट मौजूद हैं, उसको इंजेस्ट कर लेगा, तो ये उसको इन्फेक्शन कर देंगे, स्वेलिंग के साथ चले जाएंगे उसके अंदर।
तो फिर वो दोबारा से अगेन कंटेमिनेशन का वहां पे बायस बनेंगे। और सिस्ट जो होते हैं, इनको सिर्फ एक दो हालतों में ही किल किया जा सकता है इसके, कि मतलब उनको या तो बहुत खास हाई हीट दी जाए या फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया जाए, तो उससे सिस्ट इसके मर सकते हैं। अदरवाइज ये कई कई महीने तक जिंदा रह सकते हैं। और इसके सिस्ट को जब स्वेलो किया जाता है, तो फिर अगेन जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में वहां पे चले जाते हैं, और वहां पे जाके क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव ट्रैक में जाके आपको पता है कि वो इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और अल्टीमेटली इवन ये जो डाइसेंट्री भी कर सकते हैं, और लीवर जो होता है ना उसको भी ये डैमेज अक्सर में कर देते हैं, जिससे लीवर एब्सेस बन जाता है। तो इसकी सिम्टम्स में फिर इसीलिए होता है कि इंसान को ब्लडी डायरिया हो जाता है, खून आने वाला डायरिया हो जाता है, उसका वजन कम होना शुरू हो जाता है, थकावट सी इंसान को हर वक्त रहती है। और उसके जो पेट वाला एरिया होता है, एब्डोमिनल एरिया होता है, वहां पे उसको दर्द रहता है। तो इस तरह से ये सारी अलामात जो होती हैं, ये इससे की तरफ इशारा कर रही होती है कि इंसान को अमीबियासिस हो चुकी हुई है, यानी डायसेंट्री हो चुकी है, अमीबा की इन्फेक्शन हो गई हुई है। और ये अक्सर क्या होता है, फिर लंग्स को या ब्रेन को या स्प्लीन को भी इंसानों के अंदर डैमेज कर सकता है। तो अमीबे मतलब अमीबियासिस कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये काफी खतरनाक भी हो सकती है अगर इसकी ट्रीटमेंट टाइम पे ना की जाए तो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन करता है, और डायरिया फिर उससे हो जाएगा जिससे ब्लड या म्यूकस मतलब उसके अंदर हो सकता है, जिससे डायसेंट्री की पहचान की जा सकती है। यानी डायरिया भी ऐसा होगा जिसमें खून होगा या म्यूकस मिली हुई होगी। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर देखें हम स्टूडेंट्स, तो एंटामीबा जो होता है, दे आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स ऑफ एनिमल्स दे इन्फेक्ट। तो ये उसकी आंतों के अंदर पाए जाते हैं जहाँ पे ये इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, एंड दे आर द कोमेंजल्स ऑफ एनिमल्स। तो ये कोमेंसेलिज्म यानी कि करते हैं, यानी कि उसके अंदर रिजाइड कर रहे होते हैं अक्सर के अंदर। ठीक है। तो एंटामीबा